Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on today January 13, I will discuss these topics from current affairs. आज के प्रीसिक्योर के सेशन का एजेंडा कुछ इस तरह से होगा। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एरोसॉल से रिलेटेड। एरोसॉल सस्पेंडेड लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और इनके दो मेजर फेनोमेनन होते हैं। एक फेनोमेनन तो हम सब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एरोसॉल्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पर यू मस्ट नो कि इसके वजह से ग्लोबल कूलिंग भी होती है। कैसे होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड होगी एक टेक्नोलॉजी जो कि न्यूज में मेंशन है, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी। व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी इंडिया में एक्सीडेंट्स, मेनली कॉलिजन को अवॉइड करने के बड़े काम आएगी। इसके अलावा और भी इसके सिग्निफिकेंस है जो आज हम इन डेप्थ एनालिसिस इसका करेंगे। थर्ड होगा नार्को कोऑर्डिनेशन सिस्टम सेंटर। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक बड़ा अच्छा एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिससे कि भारत को ड्रग मुक्त किया जा सके। अभी जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ना यूपीएससी एपीएससी का, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अब एक कौन सा इशू है जिसको आप एड्रेस करोगे। सपोज आप एपीएस या आईपीएस ऑफिसर बन गए तो आप बोलते हो कि सर हम ड्रग्स फ्री करेंगे, जहां पर भी ड्रग मेनास का प्रॉब्लम है अगर किसी रीजन में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस ईयर का टारगेट रखा है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड टारगेट दैट बाय दिस ईयर वी विल मेक इंडिया ड्रग फ्री, राइट। उसके बाद फोर्थ टॉपिक हमारा होगा समग्र शिक्षा स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम। फिफ्थ वुड बी एक्सरसाइज सांझ शक्ति। सांझ शक्ति, सांझ मीन्स शाम का समय। हम देखेंगे कि सांझ शक्ति शाम से रिलेटेड है या कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। क्या है ये एक्सरसाइज सांझ शक्ति। एंड देन आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ये आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा हमारा। सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एरोसॉल्स। हम देख सकते हैं कि डीडी न्यूज ने क्या बोला, दैट वाटर वेपर हीट्स एटमॉस्फेयर मोर देन एरोसॉल्स ओवर इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन में ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को एरोसोल से ज्यादा हीट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एरोसोल्स नाम का ये टर्म आया, अब हम जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरोसोल्स कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। देखिए, एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट तो होता ही है एरोसोल का, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एरोसोल का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होता है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है, इसके लिए हमें स्टेटमेंट 2 जानना पड़ेगा। Aerosols haze block incoming sunlight which significantly reduces the efficiency of सोलर पावर जनरेशन। देखो, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट भी लग रहा है और फर्स्ट से कनेक्टेड भी है कि जो एरोसॉल्स, जो सस्पेंडेड सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वो सनलाइट की इनकमिंग को ना, सनलाइट जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसको आने से थोड़ा रोक देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। कंप्लीटली नहीं, थोड़ी हद तक, कुछ हद तक, जिसके वजह से सोलर पावर जनरेशन कम होता है। तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो अफेक्ट होता है। सेकंड भी करेक्ट है और सेकंड फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है। तो आंसर क्या होगा, ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। होगा कि नहीं होगा, राइट। चलिए अब एरोसोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो एरोसोल्स सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड रहते हैं एटमॉस्फेयर में, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मतलब इनका लाइफ स्पेन जो होता है ना वो कम होता है, डेज टू वीक्स। CO2 के कंपैरिजन में बहुत कम। CO2 लॉन्ग लास्टिंग गैसेस हैं, जबकि हमारे जो एरोसोल्स हैं, जो सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, स्मॉग, डस्ट, इन सब के फॉर्म में। दो टाइप के एरोसोल्स होंगे, ये भी याद रखिएगा। प्राइमरी, जो डायरेक्टली एमिट होते हैं। लास्ट डीसीए का जो सेशन था, डीसीए लाइव सेशन स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन चैनल पर, वहां पर मैंने डिस्कस किया है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये जो एरोसॉल है ना, ये पॉल्यूटेंट के फॉर्म में दो फॉर्म में जाते हैं, एक प्राइमरी भी, दूसरा सेकेंडरी भी। जैसे सल्फेट पार्टिकल्स, ये सेकेंडरी एरोसॉल है, और डायरेक्टली अगर हम कुछ जला रहे हैं, उससे सूट या कार्बन डस्ट निकल रहा है, उसको हम प्राइमरी एरोसॉल बोलेंगे। एंड दे हैव डुअल रोल, कूलिंग में भी, ग्लोबल वार्मिंग में भी। वार्मिंग में तो एकदम इजीली है कि जो ब्लैक कार्बन होता है, जैसे हम लकड़ी जला रहे हैं और उससे जो ब्लैक एरोसॉल जा रहा है, वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगा। बट ना, कूलिंग भी करता है, वहां पर काम आता है सल्फेट पार्टिकल्स एंड सल्फेट नाइट्रेट्स। ये जो सनलाइट होता है उसको ना रिफ्लेक्ट वापस से स्पेस में कर देते हैं। इससे एनर्जी एफिशिएंसी भी कम होती है सोलर पैनल की, और साथ ही साथ कूलिंग भी होता है। सो याद रखिएगा कि एरोसॉल डज नॉट ओनली कॉज वार्मिंग बट इट ऑल्सो कॉज कूलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो मेक द क्लाउड इंपैक्ट। ये क्लाउड इंपैक्ट भी क्रिएट करने का काम एरोसॉल्स करते हैं। हेल्थ की बात करें तो पार्टिकल्स स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर, PM 2.5, ये लंग्स, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी इश्यूज अराइज होंगे। इकोनॉमी में हम देख चुके हैं कि किस तरह से सोलर पावर के लिए डेट्रीमेंटल होता है। बुझी पैसे। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक क्या है, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी। अब इसको बुझो क्या है। यहां पर एनडीटीवी के न्यूज सोर्स से हम ले रहे हैं। एनडीटीवी, देखो, एनडीटीवी हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हमें ना अच्छे अच्छे न्यूज कवर करने हैं अलग अलग सोर्सेस से।
तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दैट इंडिया टू लॉन्च व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, कि भारत की सरकार व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की बात कर रही है, ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी देखो तो क्या लिख रहा है, द टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू बी पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट, कि अच्छा भाई कॉलिजन अवॉइड करेगा, फास्ट मूविंग ट्रैफिक में भी काम आएगा, पार्क्ड व्हीकल में भी काम आएगा, मतलब एफिशिएंसी अच्छी होगी इस V2V व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी की। ठीक है भाई, चलिए पहला स्टेटमेंट, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी इनेबल्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन व्हीकल्स विदाउट राउटिंग डाटा थ्रू सेलुलर नेटवर्क टावर्स, एकदम सही है। देखो अगर मान लो दो इंसान के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, सपोज मान लो आप और आपके सिबलिंग या आपका दोस्त सामने से आ रहे हैं और आप एक दूसरे को देख रहे हो, तो आप एक दूसरे से टकरा नहीं जाते हो, आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो कि अच्छा वो लेफ्ट से आ रहा है तो मैं थोड़ा सा राइट ऐसे होके वहां से पास कर जाता हूं, राइट। वैसा ही यहाँ पे दो व्हीकल्स होंगे, दे वुड डायरेक्टली कम्युनिकेट विदाउट सेलुलर नेटवर्क पे डिपेंडेंसी होने के बजाय, क्योंकि कई बार होगा ना कि आप हाईवेज पे ट्रेवल कर रहे हो, रिमोट रीजन में, वहां पे सेलुलर नेटवर्क ना हो, सो बिना उस पर डिपेंडेंट हुए व्हीकल्स कम्युनिकेट करेंगे एंड सो दैट दे कैन अवॉइड कॉलिजन, बिल्कुल सही। सेकंड, इट अलाउज व्हीकल टू कंटिन्यूअसली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सच एज स्पीड, लोकेशन, डायरेक्शन, ब्रेकिंग स्टेटस टू इनहेंस रोड सेफ्टी, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ह्यूमन के केस में होता है। आप सामने वाले का स्पीड देख रहे हो, डायरेक्शन देख रहे हो, उसका देख रहे हो कि भाई वो कब ब्रेक लगाएगा, मतलब कब स्लो होगा, वैसे चांसेस हैं, तो उस केस में रोड सेफ्टी इंश्योर होगी व्हीकल वाले केस में। अब 100% हो जाए ये चीज तो हम दो इंसान के बीच में भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम रोड सेफ्टी इनहेंस तो कर सकते हैं ना, है कि नहीं। थर्ड, व्हीकल टू व्हीकल फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। आजकल जो भी नई कार्स आती हैं या फिर बाकी हेवी व्हीकल्स आते हैं, उनमें ना एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी लगा होता है, एंड यस हमारा व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तुमको लगता है कि कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दूसरे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट नहीं होगी, तो फिर भला उसका यूज क्यों करेंगे हम। थर्ड रॉन्ग हो गया, करेक्ट ढूंढना था, क्या होगा 1 and 2 ओनली, बुझे। चलिए यही था व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी। किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू दो व्हीकल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। यहां पे सिम कार्ड जैसा डिवाइस इंस्टॉल होगा, बट सेलुलर नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, नहीं रहना होगा सेलुलर नेटवर्क पर। सिम कार्ड मतलब वो एग्जैक्टली सिम कार्ड नहीं जो हम यूज करते हैं, सिमिलर टू सिम कार्ड बोल रहे हैं, राइट, जो कि वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। डाटा एक्सचेंज इतना फास्ट होगा कि स्पीड, लोकेशन, डायरेक्शन, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन सब कुछ मेजर कर सकेंगे। देखते हैं, देखो धीरे धीरे ना ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी, जैसे कवच टेक्नोलॉजी जो इंडियन रेलवेज में कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए यूज की जा रही है, उसके भी एफिशिएंसी को लेकर अभी कई सवाल हैं कि कितना एफिशिएंट है, क्या आगे वर्क करना है। वैसा ही ये व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी होगा। की फीचर्स की बात करें तो 360 डिग्री कम्युनिकेशन, रियल टाइम अलर्ट्स, स्टेशनरी व्हीकल वार्निंग, ये पार्किंग के केस में बड़ा हेल्पफुल होगा, है ना, रोड से भी चल रहे हैं, रोड साइड व्हीकल्स के कॉलिजन का अवॉइडेंस करने के लिए। एंड जो एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है जो कई गाड़ियों में इंटीग्रेट हो रहा है, उसके साथ इसको भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अपार्ट फ्रॉम these फीचर्स इट वुड हेल्प इन फॉग सेफ्टी। विंटर के टाइम में, स्पेशली फॉग के टाइम में काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कॉलिजन होते हैं, तो उन सारी चीजों को फॉग सेफ्टी के लिए, एंटी कॉलिजन के लिए हम व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी को भारत में यूज कर सकेंगे। कई यूरोपियन नेशंस में ये वाली टेक्नोलॉजी अभी भी एप्लीकेबल है। ओके, एक काम कीजिएगा, आप गूगल अंकल पे जाइएगा और गूगल अंकल से पूछिएगा कि गूगल अंकल व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी टू अवॉइड कॉलिजन इज एप्लीकेबल इन विच यूरोपियन नेशन एंड हाउ इट कैन बी इंप्लीमेंटेड बेटर। आपको गूगल अंकल कुछ आंसर बताएंगे। चलिए थर्ड टॉपिक है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर और एनकॉर्ड। आप यहाँ पे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर को देख सकते हो, श्री अमित शाह को, हु अनाउंसेस 3-year नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स फ्रॉम March 31। यूनियन मिनिस्टर ने क्या बोला कि हम 3 साल का नेशन वाइड कैंपेन चलाएंगे, जिससे कि हम नेशनल लेवल पर ड्रग्स के अगेंस्ट जो भी एक्शन हो सकता है वो सारे एक्शन को इंश्योर करेंगे। चलिए अब पहले स्टेटमेंट पर आते हैं, NCORD से रिलेटेड, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016 एंड रीऑर्गेनाइज्ड इन 2019 टू इंप्रूव फील्ड लेवल कोऑर्डिनेशन। अब यहां पर आइए, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, 9th एपेक्स लेवल एनकॉर्ड, कि एपेक्स लेवल, एपेक्स ये जो एनकोड का जो सीनियर लेवल मीटिंग है उसकी ये 9th मीटिंग है। तो 9th मीटिंग अभी 2026 में हो रही है, अब 9 साल पीछे जाओ तो 2016 में पहुंच जाओगे। ये देखो न्यूज़पेपर क्लिपिंग में यहाँ हेल्प कर दिया कि यस इसको 2016 में स्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि उसकी 9th मीटिंग अभी हो रही है। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और 2019 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बुझे। सेकंड, द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशन वाइड कैंपेन एम्स टू मेक इंडिया ड्रग्स फ्री बाय 2030। अब यहां पे यूनियन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम 3 साल के लिए नेशन वाइड कैंपेन चलाएंगे। ऑलरेडी 2026 में पहुंच चुके हैं। 3 साल में पूरे भारत में अगर हम ड्रग्स कंट्रोल कर ले तो फिर तो वाह वाह, फिर तो वापस से अब की बार किसकी सरकार,
हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, 2030 तक नहीं। एक्चुअली हमने टारगेट रखा है कहां, यहां देखो 2047 तक, 2047 तक टारगेट रखा है, 2030 तक नहीं, बुझे। थर्ड, द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर्व्स एज द नोडल एजेंसी फॉर एनकोड। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यही नोडल एजेंसी है। अब हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, ध्यान दीजिए यहाँ पे इनकरेक्ट। और तुम मुझसे ये नहीं बोलना कि सर आपने इनकरेक्ट को बोल्ड क्यों नहीं किया, इट इज नॉट नेसेसरी। यूपीएससी एपीएससी तुमसे प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि मैं बोल्ड करके दूंगा इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा था, टू। आंसर क्या होगा, टू। 1 एंड 3 मत चूज कर लेना, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए, सो एन कॉर्ड सेंटर पर आते हैं। 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, 2019 में थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। ये स्टेट, सेंटर लेवल एजेंसी और बाकी जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है। 4 टीयर मैकेनिज्म पे वर्क करता है। एपेक्स लेवल जहां पे यूनियन होम सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं, देन एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। मतलब यूनियन लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सारे जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज या जो भी हमारे डिग्निटरीज इन्वॉल्व होने चाहिए वो सारे इन्वॉल्व हो रहते हैं ड्रग्स कंट्रोल को लेकर। ये जो एनकॉर्ड के हम फॉर्मेशन की बात करें, आप उसको इंडियन पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो कि किस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 जो कि बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स। तो अगर किसी रीजन में कल से दारू बंदी हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मत चले जाएगा कि नहीं दारू पीना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ई चोल बिना, समझ रहे हो ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग एनकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। नोडल एजेंसी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। यूनियन होम मिनिस्ट्री का ये टारगेट है कि हम 2047 तक, 2047 तक भारत को ड्रग्स फ्री कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ है ना, वो ड्रग्स में नहीं, वो अगर योगा में ध्यान दे, एआई में ध्यान दे, पढ़ लिखने में ध्यान दे, सिविल सर्विसेज में ध्यान दे, अच्छे से पढ़ाई करे, तो जाके भारत विकसित बनेगा 2047 तक। बिल्कुल। सो भारत के जो 2047 तक विकसित भारत का टारगेट है उसके अकॉर्डिंग इनकॉर्ड काम कर रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी भी, जो गोल्डन क्रेसेंट होता है ना, गोल्डन क्रेसेंट देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं, यहां मैंने मेंशन भी कर रखा है। यहाँ पे इस चांद को देखिए, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये गोल्डन क्रेसेंट वाले रीजन में पड़ते हैं। और जम्मू कश्मीर पंजाब के साथ अपना बॉर्डर भी इस रीजन में शेयर कर रहे हैं। ये गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहां से काफी ज्यादा ड्रग्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले जो ड्रग माफिया है। ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ एक गिफ्ट है, ब्रिटिश का, फिर उसके बाद यूएसए का, जिन्होंने यहाँ पे ड्रग्स मार्केट को प्रमोट किया। इसको गोल्डन क्रेसेंट बुलाया जाता है। एक गोल्डन ट्रायंगल भी है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रास्ते से यहाँ से ड्रग्स भेजने का काम करता है। यहाँ पे कौन कौन हो गया, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। तो ये सारे ना एक्चुअली में ड्रग्स के मेन सेंटर हैं भारत के दोनों नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड में, इसलिए हमें ड्रग्स से लड़ने की जरूरत है, बुझे। चलिए, अब हम आते हैं समग्र शिक्षा स्कीम पर। समग्र शिक्षा स्कीम, क्यों समग्र शिक्षा स्कीम, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर को हम यहां देख सकते हैं दैट सेंटर मीट्स टू चार्ट पाथवे फॉर समग्र शिक्षा 3.0। समग्र शिक्षा का हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, नया एडिशन लॉन्च कर रहे हैं। कौन सा एडिशन, 3.0, थर्ड एडिशन। आइए पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। समग्र शिक्षा इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम कवरिंग स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। इस एडुकेशन जो है ना गाइज, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों कोऑर्डिनेट करता है। अकेले सेंटर करेगा तो फिर एडुकेशन स्टेट्स में कैसे चलेगा बाबू। अच्छा, एक और बात बताओ, एडुकेशन इज इन विच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस का। पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा, इट वाज लॉन्च इन 2018 बाय मर्जिंग सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन स्कीम। ये एक सिंपल सा फैक्ट है, याद रखिएगा, करेक्ट है। इन दोनों स्कीम को मर्ज करके समग्र शिक्षा स्टार्ट किया गया था, राइट। थर्ड, अंडर समग्र शिक्षा द फंडिंग पैटर्न इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स एट अ 50-50 रेशियो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यूजुअली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं ना, वहां पे अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरी और फिर उसके बाद हिली स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ना सेपरेट फंडिंग पैटर्न होता है। सो यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं रहेगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी। तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ, समग्र शिक्षा 3.0 प्रोपोजेड शिफ्ट टुवर्ड्स आउटकम बेस्ड एजुकेशन। यस, आउटकम मिलना चाहिए। आउटकम कैसा, आउटकम रिजल्ट के लिए सिर्फ नहीं, आउटकम मिलना चाहिए कि बच्चों के एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो, इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन स्कूल करिकुला। यस, ये समग्र शिक्षा 3.0 का पर्पस है। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, 1 एंड 3। आंसर क्या बोलेंगे, बी, बुझे। चलिए, सो समग्र शिक्षा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्री से लेकर क्लास 12 तक अप्लाई होती है, याद रखिएगा। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, इन तीनों स्कीम को मर्ज करके। अब जिस हम समग्र शिक्षा 3.0 की बात कर रहे हैं, ये समग्र शिक्षा 3.0 ब्रॉड एक्सेस
या आउटकम ड्रिवन, क्वालिटी ड्रिवन एडुकेशन पे फोकस कर रहा है कि जो भारत में स्कूलों में एडुकेशन होना चाहिए वो आउटकम ड्रिवन होना चाहिए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। याद रखिएगा, सिर्फ रिजल्ट मार्कशीट के टर्म्स में नहीं, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए। दैट्स वाई आर्टिफिशियल इंक्लूजन को इंक्लूड करना, कंप्यूटर एजुकेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना, और साथ ही साथ टारगेट रखना 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो दो चीज करेंगे हम, एक तो हम 100% इनरोलमेंट रेशियो मेंटेन करेंगे क्लास 12 तक, क्योंकि समग्र शिक्षा क्लास 12 तक है। साथ ही साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो बचपन से ही स्कूल्स में बच्चों को सिखाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल, सोसाइटी का रोल, लोकल बॉडीज का रोल, सबका रोल इंश्योर किया जा रहा है समग्र शिक्षा 3.0 में, ताकि एडुकेशन सच में लोगों का अधिकार बने। राइट टू एडुकेशन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, राइट टू क्वालिटी एडुकेशन हो सके, यही दिशा में पहले समग्र शिक्षा 3.0 का। द फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक इज सांझ शक्ति। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर क्लिपिंग को देखिए, क्या लिखा जा रहा है? इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज टू बूस्ट सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इन सदर्न कमांड। सदर्न कमांड मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, उस रीजन में, राइट, गोवा वाले रीजन में जो आर्मी की सदर्न कमांड है वो वहां पे सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए एक एक्सरसाइज कर रही है, नाम रखा गया सांझ शक्ति। तो यहाँ पे सांझ शक्ति शाम को नहीं, एक्चुअली सांझे साझेदारी को, मतलब सिविल और मिलिट्री के बीच के कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए नाम रखा गया है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट, इट इज ए मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्मी। करेक्ट, यहाँ पे किसी दूसरे देश के साथ हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मिलिट्री और सिविल के कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज सांझ शक्ति। दूसरा, इट एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविल एजेंसीज लाइक पुलिस एंड अदर सच एजेंसीज। करेक्ट, The exercise focused on rear area security and disaster response mechanism in the hinterland. Hinterland मतलब बॉर्डर के अलावा बाकी इंडिया का जो इनर पार्ट होता है ना, वहां पे सिक्योरिटी को, डिजास्टर रिस्पॉन्स को, है ना, काउंटर टेररिज्म को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज सांझ शक्ति की जा रही है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ढूंढना भी है। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। चलिए, सो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें 350 पर्सनल, सिविलियन एंड डिफेंस, जो इंडियन आर्मी है, तीन दोनों ने मिलकर ऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया। इंटर ऑपरेटिबिलिटी, रियर एरिया सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इसको इंश्योर करने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। कहां पर किया गया? तो एक्सरसाइज सांझ शक्ति दीघी हिल्स पुणे में किया गया। तो अब दीघी हिल्स रेंज कहां पर है? पुणे में है, ये भी याद रखेंगे। सदर्न कमांड मतलब महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात के इंडियन आर्मी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, जो सदर्न कमांड इसे लीड करती है। सिग्निफिकेंस की बात कर ले तो सिविल मिलिट्री सिनर्जी को बेटर करना, हिंटरलैंड सिक्योरिटी, बॉर्डर के साथ साथ भारत का अंदरूनी हिस्सा भी सिक्योर रहे, यही इस एक्सरसाइज सांझ शक्ति का रोल है। अभी इंडिया के सदर्न कमांड ने किया है, आप इंडिया के वेस्टर्न कमांड, आप इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न कमांड को भी आगे ये एक्सरसाइज करते हुए देख सकते हो। ठीक है, चलिए, अच्छा देख क्या सकते हो आप? जाके गूगल पे सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट इस तरह से मिलिट्री सिविल फ्यूजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन सी एक्सरसाइज की जाती है या प्लानिंग की गई। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, अच्छा यहाँ पे 10 जनवरी नहीं, कल का 12 जनवरी का था, इसको 12 कर। तो पहला क्वेश्चन था पेम्बा इफेक्ट या एम पेम्बा इफेक्ट पर। तो देखिए, एम पेम्बा इफेक्ट एक्चुअली में एक फेनोमेनन है जो ये बताता है कि जो हमारे हॉट वाटर होते हैं ना, वो कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में जल्दी फ्रीज हो जाते हैं। ये बड़ा यूनिक फेनोमेनन है गाइस, पैराडॉक्स है। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि पानी ठंडा है वो और जल्दी फ्रीज हो जाएगा, उल्टा होता है। जो हॉट वाटर होता है ना, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में बबल बने रहते हैं, और जब वो जो बबल्स होते हैं ना, वो बबल्स ना वहां पे बीच में ना स्पेस बनाने का काम करते हैं, और जब ठंडा किया जाता है तो वो बबल्स बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से वाटर फ्रीज बड़ा जल्दी होता है। दूसरी बात, जो हॉट वाटर होता है ना, हॉट वाटर जब वेपराइज होता है तो थोड़ा हीट तो अपने साथ लेकर जाता है, वाटर वेपर। इसके वजह से हॉट वाटर का कूलिंग या फ्रीजिंग और फास्ट हो जाता है। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है ये वाटर की फ्रीजिंग का, याद रखिएगा। इसके बारे में सबसे पहले अरिस्टोटल ने मेंशन किया था अपने बुक मेट्रोलॉजिका में। वाह, अरिस्टोटल कितने महान, तभी मेंशन कर दिया था इन्होंने। फिर 20th सेंचुरी में एक तंजानियन स्टूडेंट ने इसको फिर से मेंशन किया था, इसलिए एम पेम्बा इफेक्ट तंजानियन स्टूडेंट के नाम पर है। आपको उसके नाम रटने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखेगा कि एम पेम्बा एक तंजानियन स्टूडेंट के नाम पर है। हालांकि इसके बारे में पहले अरिस्टोटल ने अपने बुक मेट्रोलॉजिका में भी मेंशन किया था। तो एम पेम्बा इफेक्ट क्लियर है। दूसरा क्या, एम पेम्बा इफेक्ट है जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एरियाज सच एज फूड प्रोसेसिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड एडवांस्ड कूलिंग। बिल्कुल इन सारे केसेस में, इन सारे टेक्नोलॉजीज में एम पेम्बा या पेम्बा इफेक्ट को हम यूज कर सकते हैं। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। सेकंड था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट पर। पहला स्टेटमेंट क्या था? दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज फोरकास्ट टू ग्रो बाय 2.7% इन 2026। ये करेक्ट है, हालांकि याद रखिएगा ये स्लो है।
2026 में इससे ज्यादा इंक्रीज लेवल पे ग्रो किया था इकोनॉमी ने। 2025 में जो पिछला साल बीता, इससे ज्यादा फास्ट ग्रो किया था। 2026 में जो 2.7 की बात हो रही है ना, ये 2025 से कम है। इवन जो प्री पेंडेमिक एवरेज है, प्री पेंडेमिक मतलब जो कोविड आया था उसके पहले ना 3.2% से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, और अब 2026 में किस रेट से ग्रो कर रही है? 2.7% से। स्लोअर ग्रोथ रेट है, याद रखें। अब रिलीज करने की बात है तो मैंने लिखा था इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ना भैया, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन पार्टनरशिप विथ यूएनसीटीएडी एंड अदर यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशंस। वर्ल्ड बैंक का इसमें डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? वन ओनली। बुझे? और ये जो स्लो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड की इकोनॉमी का, ये ट्रेड टेंशंस के वजह से, फिस्कल स्ट्रेंथ के वजह से, डोनाल्ड ट्रम्प चाचा के अनसर्टेन फिस्कल टैरिफ्स लगाने की वजह से, इन सब के वजह से होता है। ये भी कल का ही था प्रीसिक्योर का प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे कल वाले पर आते हैं हम 12 जनवरी पे, जहां पे हमने थोरियम के बारे में मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें। पहला स्टेटमेंट क्या? थोरियम इटसेल्फ इज अ फिजाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम। एक्चुअली नॉट। थोरियम ना खुद ब खुद फिजाइल नहीं होता है। थोरियम इज नॉट फिजाइल लाइक यूरेनियम। हालांकि फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने का मतलब कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और फिर यूरेनियम 233 की तरह एक्ट करेगा, लेकिन खुद से फिजाइल नहीं होता है। इट मींस कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरेनियम। बुझे? गुड। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, इंडिया हैज एबंडेंट थोरियम रिजर्व्स फाउंड इन द कोस्टल सैंड्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड इन अदर रीजन्स एज वेल। एकदम करेक्ट है। इंडिया के इन कोस्टल रीजन्स में और बाकी रीजन्स में थोरियम रिजर्व्स मिलते हैं। करेक्ट हमारा कौन सा हुआ? 2 ओनली। ओके, तो ये थे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज के लिए आपके ये रहे 2 नए प्रैक्टिस क्वेश्चन, यूपीएससी सीएसई 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला है एग्रीकल्चर बेस्ड, उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग। ये वैसे 2017 में पूछा गया था, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, लेकिन ये अभी भी नया है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग हमेशा न्यूज में रहता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से पढ़ के। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इंडियन हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर से दिया है, एक लव स्टोरी जो कि सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड है। पढ़िए और मुझे आंसर कीजिए। वैसे इन 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट आंसर होगा, लेकिन बाकी जो तीनों है ना, आपको उनके बारे में भी पढ़ना है कि बाकी 3 कौन से हैं। उनके बारे में पढ़कर भी शॉर्ट नोट बना लीजिए या कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिखकर बताइए। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद हम लोग बिहू के बाद मिलेंगे। आप सबको बिहू की, मकर संक्रांति की, इन हार्वेस्ट फेस्टिवल की हार्दिक बधाई। हम लोग बिहू के बाद मिलते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवीजन प्रॉपरली, सेलिब्रेट बिहू विथ योर फैमिली। जय हिंद।